चलें जी, लैंड रेवेन्यू एक्ट। आज हमारा लेक्चर है लैंड रेवेन्यू एक्ट पे। किसी भी एक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें प्रेम्बल से पता चलता है कि जी इस एक्ट का पर्पस क्या है। इस एक्ट का पर्पस क्या है वो हमें वो एक्ट का प्रेम्बल बताता है। उस एक्ट का प्रेम्बल बताता है। ये बताता है जी आपका where it is expedient to consolidate and amend the law relating to law relating to मेकिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। ठीक है, सबसे पहले मेकिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ये एक पर्पज है कि मतलब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को बनाना और मैनेज करना, मतलब मेंटेन करना कि उसको कैसे संभाला जाएगा, एक इंतकाल कैसे पास किया जाएगा और उस इंतकाल का जो रिकॉर्ड है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, कौन से रजिस्टर होंगे जहाँ पे हम मैनेज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन पर्पज लैंड रेवेन्यू एक्ट का क्या है कि जी रिकॉर्ड कैसे बनाया जाएगा, मतलब इंतकाल कैसे पास किया जाएगा, ठीक है, और उसको मेंटेन कैसे किया जाएगा। दूसरा, द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये सेपरेट सेपरेट हो सकता है। ठीक है, कि आप सबसे पहले असेस किया जाता है, ठीक है, कि लैंड रेवेन्यू कितनी होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद लैंड रेवेन्यू कैसे रिकवर किया जाएगा वो भी तरीकेकार बताता है। ठीक है, वो भी बताता है कि जी एक लैंड कि हमने असेस कैसे करना है कि जी कौन सी लैंड पे कितनी हमने महसूल लेना है। ठीक है, कौन सी लैंड पे कितनी महसूल लेना है ये हम वो बताता है। दूसरा वो कहता है थर्ड वन के अपॉइंटमेंट एंड फंक्शंस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। ठीक है, फंक्शंस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स ये बताता है। और उसके बाद वो कहता है फोर्थ वन कि जी आपका इनसे रिलेटेड और जो मामलात हैं उनके लिए हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट बनाया है। ठीक है, इनसे रिलेटेड और कोई मामलात वो आपका उसके लिए लैंड रेवेन्यू एक्ट बनाया गया कि मतलब लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी मामलात हैं उनको मैनेज करने के लिए, उनको टैकल करने के लिए हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट बनाया है। ठीक हो गया। तो चार मेन पर्पस आ गए इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल के रिकॉर्ड कैसे बनाया जाएगा, और दूसरा रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाएगा। सेकंड वन के आपकी लैंड रेवेन्यू को कैसे असेस किया जाएगा कि बंजर ज़मीन पे कितनी होगा या आपका नहरी ज़मीन पे कितनी होगा। ठीक है, और उसके अलावा जो रेजिडेंशियल है या टाउन वगैरह पे उस पर कोई लैंड रेवेन्यू नहीं होता। ठीक हो गया। उसके बाद आपका रेवेन्यू ऑफिसर्स को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, उनकी वो स्टार्ट से जो है कोई 35 तक ये हिरार्की बताते हैं कि जी रेवेन्यू ऑफिसर से ने क्या करना है, और उससे रिलेटेड और जो मामलात हैं वो आपका कैसे किया जाएगा, जैसे अपील, रिव्यू, रिवीजन, ठीक है, उसको कैसे किया जाएगा, या पार्टीशन वगैरह लैंड की कैसे होगी, उसके लिए उन्होंने लैंड रेवेन्यू एक्ट बनाया है। ठीक हो गया। अच्छा, कोई भी एक्ट समझने के लिए आपको डेफिनेशंस का सही पता होना चाहिए। और पिछले आपने देखा है, मैंने आपको पास्ट पेपर्स भी शेयर किए हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पास्ट पेपर्स में भी क्या था, पास्ट पेपर्स में भी वो डेफिनेशंस बार बार पूछ रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशंस पूछ रहे हैं, या फिर वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो आपका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के बारे में पूछ लेते हैं, या एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, मतलब आपने रिकवरी रिकवरी ऑफ एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू, हमने रिकवर एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू को कैसे रिकवर करना है, ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, या अभी 2020 में हमने एग्जाम दिए तो उसमें उन्होंने दिया था कि पार्टीशन ऑफ लैंड, पार्टीशन ऑफ लैंड कैसे होती है। चलें आगे जी, आपका
सेकंड टू again this act may be called as Punjab Land Revenue Act of 1967 और उसके बाद वो कहता है इट एक्सटेंड टू होल ऑफ पंजाब ये तमाम पंजाब के एरियाज पे अप्लाई होता है, लेकिन अब एक्सेप्ट ट्राइबल एरियाज, अब तो वो एरियाज ट्राइबल एरियाज पहले जो केपी में थे, पेशावर में थे, वो भी अब 25वीं तरमीम के तहत अब वो भी हिस्सा हो गए हैं बलूचिस्तान का और कुछ पेशावर का, ओ केपी का। आगे दो कहता है इट मे आर एनी स्पेशल प्रोविजन देयर ऑफ शैल कम इनटू फोर्स इन सच एरिया एंड सच डेट बाय द नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, वो कहता है कि गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन पे ये कुछ एरियाज पे बाद में वो लागू हो जाएगा, कम इन टू फोर्स ऑपरेशन। वो बाद में कुछ एरियाज जो कि आपका जैसे फाटा पे वो कह रहे थे कि नहीं था, तो गवर्नमेंट जब चाहे तो बाद में उसको उस जो आपका ट्राइबल एरियाज थे, वो 1967 की बात हो रही है, तो वही उस टाइम वो बताया था कि जी अब तो उस एरियाज पे नहीं हो सकता, लेकिन गवर्नमेंट बाद में चाहे तो बाय नोटिफिकेशन, फिर नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट उनको भी ऐड कर सकती है। ठीक हो गया। आगे सेकंड सेक्शन क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, सेक्शन 2 और 3 ये भी तकरीबन आपका एक जैसी बात करते हैं। एक दो में बताता है कि जी ऐसी जमीन जो कि अनसूटेड है, गवर्नमेंट उसको एक्सक्लूड कर सकती है। ठीक है, जिस पे वो कहता है कि जी जैसे जिस पे जमीन पे ये लैंड रेवेन्यू एक्ट गवर्नमेंट को लगता है कि जी ये सूट नहीं करेगा, नहीं होना चाहिए, असेसमेंट नहीं होनी चाहिए, उधर नहीं लेना चाहिए, तो वो एक्सक्लूड कर सकती है। ठीक हो गया। इसी तरह आपका जो 3 है उसमें भी वो बताएगा कि जैसे कोई एरिया एक्सक्लूड कर सकता है, जैसे रेंट प्रिंसेस एक्ट में भी हमने सेक्शन 3 में पढ़ा था कि जी गवर्नमेंट जो है कोई एरिया ये बता सकता है कि जहाँ पे लैंड रेंट प्रिंसेस एक्ट अप्लाई नहीं होता, जैसे कैंट एरियाज थे। ठीक है, इसका मैं सेक्शन 2 और 3 का थोड़ा सा फर्क मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब ये देखें, कहता है आपका सेक्शन 2 क्या बताता है, गवर्नमेंट पावर ऑफ गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट एनी एरिया अनसूटेड देयर टू, मतलब कोई सर्कमस्टांसेस के हवाले से अगर गवर्नमेंट को लगता है कि जी ये सूट नहीं करता, तो वो उसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर सकती है कि जी उस पर वो ये अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह सेक्शन 3 है कि एक्सक्लूजन ऑफ लैंड इंक्लूडेड, जैसे आपका कोई विलेज है, विलेज साइट है, टाउन है, ठीक है, उस पे वो लैंड रेवेन्यू असेस नहीं किया जाएगा, ना ही लैंड रेवेन्यू रिकवर किया जाएगा। हम आपका असेसमेंट भी पढ़ते हैं, तो सेक्शन 56 में कहता है ऑल लैंड आर लाइबल टू रेवेन्यू, ऑल लैंड लाइबल टू चार्ज, लाइबल टू रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, मतलब जो भी लैंड है उसने महसूल देना है गवर्नमेंट को। उसमें फिर एक्सेप्शन आ जाती है कि जो कब्रिस्तान है, अस्पताल है, विलेज साइट है, ठीक है, या चरागाह है, वो आपका एक्सक्लूड हो जाते हैं। तो ये सेक्शन 2 और 3 उसमें आ जाता है। इसको हम एक्सप्लेन इन डिटेल पढ़ते हैं। कहता है कि शुड द सर्कमस्टांसेस ऑफ any area, circumstances of any area in which this act or in which this act specify or any specific point has been brought into force, मतलब कोई एरिया जिस पे ये एक्ट इन्फोर्स किया गया है, इन द ओपिनियन ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रोविजन और एनी प्रोविजन, मतलब पूरा एक्ट या कुछ प्रोविजंस इज अनसूटेड देयर टू, मतलब कुछ आपके ये जो लैंड है कि उस पे ये सारी प्रोविजंस, मतलब लैंड रेवेन्यू एक्ट की 1 से 172 तक जो है वो, या फिर कुछ प्रोविजंस उनको लगता है कि जी गवर्नमेंट के ओपिनियन के मुताबिक वो सूट नहीं करती, वो ओपिनियन नहीं होती, द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एक्सेप्ट द एरिया फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ प्रोविजंस। ठीक है, वो बता सकता है कि जी ये जो एरिया है उस पे ये लैंड रेवेन्यू एक्ट अप्लाई नहीं होगा, या
ये जो एरिया है उस पे ये फलां सेक्शंस फलां प्रोविजंस आपकी इस एक्ट की अप्लाई नहीं होंगी। जैसे कैंट एरिया है, कैंट एरिया पे वो कहेगी कि जी 56 अप्लाई नहीं होगा, 56 असेसमेंट अप्लाई नहीं होगा, तो ये गवर्नमेंट कह सकती है। आगे कहता है while such exceptions are aforesaid remain in force, जब वो exceptions remain in force हैं, गवर्नमेंट में फ्रेम रूल्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ मैटर सो एक्सेप्टेड। जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि जी ये कैंट एरियाज पे लैंड रेवेन्यू एक्ट अप्लाई नहीं होगा, तो गवर्नमेंट फिर उसके लिए रूल्स बना सकती है कि जी उस लैंड को हम कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे उस पे उसको उससे रेवेन्यू लेंगे या उसको कैसे हमने मैनेज करना है। आगे था सो फॉर द एज मे बी द रूल्स शैल बी कंसिस्टेंट टू दिस एक्ट, के वो जो गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी वो भी इस एक्ट के कंसिस्टेंट होने चाहिए, मतलब इसके मुताबिक होने चाहिए, इसके इनकंसिस्टेंट, इसके अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। एंड शैल स्पेसिफाई द पीरियड फॉर सच एक्सेप्शन दिल। अब जब रूल्स बनाएगी तो वो बताएगी कि जी ये जो एक्सेप्शन में हमने डाला है, ये कैंट एरिया, ये फौजी छावनी, ये लाहौर का जो कैंट एरिया हमने डाला है, तो उन रूल्स में गवर्नमेंट बताएगी कि जी ये एक्सेप्शन कितनी देर तक चलेगी, ये एक्सेप्शन कितनी देर तक चलेगी, ये बता रहा है। अब सिंपल वो बताया कि जी गवर्नमेंट जो है अगर उसको लगता है कि जी सर्कमस्टेंस कि जी इस लैंड पे पूरा एक्ट या कुछ प्रोविजंस अप्लाई नहीं हो सकती, या अनसूटेड है, तो गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट कर सकती है, और जब एक्सेप्ट करेगी तो उसके लिए रूल्स बना सकती है। रूल्स बनाएगी तो फिर रूल्स भी वो इस एक्ट के इनकंसिस्टेंट नहीं होंगे, और वो रूल्स में बताएगी कि जी कितनी देर तक वो एक्सेप्शन चलेगी। आगे वो जैसे 3 है कि कोई विलेज साइट वगैरह है, वो गवर्नमेंट एक्सक्लूड कर सकती है। 3 कहता है एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन लैंड, सर्टेन लैंड जैसे विलेज साइट वगैरह, ये गवर्नमेंट कह सकती है कि जी इस पे अप्लाई नहीं होगा। सर्टेन लैंड पे आप वो बता सकती है कि जी इस पे ये अप्लाई नहीं होगा। कहता है प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू असेसमेंट एंड कलेक्शन of land revenue shall not apply to area notified by board of revenue। नोटिफाइड बाई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कुछ एरिया बता दिया है जो उस पे ये असेसमेंट या नहीं होगी, जैसे आपका आपका आ जाता है विलेज, विलेज या आपका आ जाता है कि जी हॉस्पिटल, ठीक है, ये एक्स्ट्रा, ठीक है, इन पे आपका अप्लाई नहीं होगा। आगे आ जाता है डेफिनेशन। डेफिनेशन लाजमी आपने पढ़नी है, डेफिनेशंस ही आपसे वो पूछ लेता है, ठीक है, डेफिनेशंस भी पूछ लेते हैं। आपको ये बेहतरीन मशवरा है कि जी जो माइनर एक्ट्स है ना, जितनी भी है उनकी डेफिनेशंस आप अपने एक रजिस्टर पे रखें और उसको लिख लें, लिख के अपने वो मतलब उसको याद करें। वो डेफिनेशंस किसी न किसी एक्ट की लाजमी पूछ लेता है। जैसे 2019 में उन्होंने लैंड प्रिंसेस एक्ट की सारी डेफिनेशन पूछ ली थी, और मैंने उसको एज इट इज मतलब सेक्शन टू सेक्शन और वर्ड बाय वर्ड विद वो रेलिवेंट प्रोविजंस लिख के आया था। तो ये आपने लाजमी याद करनी है, कुछ ना कुछ वो पूछ लेते हैं। उसके अलावा जब आपने एक्ट करना है तो उसमें बताना है कि लैंड रेवेन्यू आपको क्या पता हो कि क्या है, असेसमेंट सर्कल क्या है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। चलें, कहता है आपका सिंपली हम हमारे पास इतनी टाइम भी नहीं है, हम शार्ट शार्ट पढ़ेंगे, ज़्यादा डेप्थ नहीं पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर एरिया कब से स्टार्ट होता है? 1 जुलाई से शुरू होता है और
30 जून तक, 1 जुलाई टू 30 जून। आगे आप कहा जाता है अराजी रिकॉर्ड सेंटर, ये अब नया ऐड किया 2000, अराजी रिकॉर्ड सेंटर एज सब्सटीट्यूशन ऑफ पंजाब लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी 2007 में जो बताया गया है। एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू, एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू क्या होता है? एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू के लैंड रेवेन्यू विच रिमेन अनपेड आफ्टर द डेट ऑन विच इट बिकम्स पेबल। ठीक है, जैसे उस्मान साहब आपका लैंड ओनर है, ठीक है, इनके पास जमीन है, इनके ऊपर लैंड रेवेन्यू बनती है 2021 को उन्होंने पे करनी है। ये क्या है? ये मेच्योरिटी डेट या ड्यू डेट है। ठीक है, ये ड्यू डेट है ऑफ लैंड रेवेन्यू, ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, अब इस डेट के बाद 21 के बाद जो है ये 21/1/2021 तक पे नहीं करते, तो 21 के बाद ये क्या हो जाएंगे? ये आपके जो एरियाज हैं ये बिका हो जाएंगे, ये जो लैंड रेवेन्यू ये एरियाज में बन जाएगी, कि बकाया जात में आ जाएगा। सपोज कि इन्होंने 10,000 देना है, ठीक है, वो नहीं देते तो फिर वो 10-11 तारीख को वो एरियाज बन जाएंगे, बकाया जात बन जाएंगे। ठीक हो गया। आगे कहता है असेसमेंट सर्कल। ठीक है, असेसमेंट सर्कल। असेसमेंट सर्कल क्या है? कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टेट विच इन द ओपिनियन ऑफ board of revenue to be recorded in order in writing sufficiently homogeneous to admit common set of rates being used a general guideline in calculating the land revenue to be assessed upon। अब देखें, वो कहता है कि जी ये जो फैसलाबाद की तहसील है समंदरी में जो लैंड पड़ी है मौजा फलां में, वो सारी होमोजीनियस है, सेम है, एक जैसी है, तो उन पे हम एक रेट मतलब 2% के हिसाब से लगा दें। ठीक है, वो जो आपका वो कह लेंगे जी समुद्री की मौजा फलां एक दो मौजों में या एक मौजा में या पूरी तहसील में, ठीक है, वो कहते हैं कि जी सारी ज़मीन एक जैसी है, सारी ज़मीन की पैदावार एक जैसी है, तो हम उस पे एक रेट फिक्स कर देते हैं, तो उसको कहते हैं असेसमेंट सर्कल। ठीक है, क्या कहते हैं? असेसमेंट सर्कल। ठीक है, असेसमेंट सर्कल, सर्कल से मुराद एक एरिया के मतलब एरिया। ठीक है, असेसमेंट मतलब आपका सपोज के वो क्या पूरा ये भी कह सकते हैं कि जी पूरा फैसलाबाद में हम एक रेट लेंगे, तो वो फैसलाबाद असेसमेंट सर्कल होगा। वो कह दें कि जी फैसलाबाद और साथ टोबा टेक सिंह और साथ आपका साहिवाल, ये जो ज़मीनें हैं इन सब की ज़मीनों की पैदावार एक जैसी है, तो हम इन सब पे एक रेट फिक्स करेंगे, तो वो सारा क्या होगा? फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और साहिवाल, ये असेसमेंट सर्कल होगा। मतलब आपका असेसमेंट सर्कल से मुराद वो ले रहा है कि जी एक एरिया जिस पे वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लगता है कि जी वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन रिटर्न ऑर्डर में लिख दे कि जी हमने इन पे एक जैसा रेट चार्ज करना है, तो वो होगा असेसमेंट सर्कल। ठीक है, वो होगा असेसमेंट सर्कल। वो होगा आपका असेसमेंट सर्कल। आगे आपका आ जाता है बाउंड्री मार्क। ठीक है, क्या है? बाउंड्री मार्क। बाउंड्री मार्क को देखें, ये आप अलग-अलग इनको लिख लें तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगी। यानी वो इसकी मैंने जो अपनी तरफ से वो लिखी है ना वो आपको थोड़ा पढ़ा दें तो फिर एक समझने में आसानी होगी। बाउंड्री मार्क का आप सिंपली आपको डेफिनेशन से भी पता चला है कि बाउंड्री मार्क से का डेफिनेशन से भी पता चल रहा है कि क्या है कि जी आपका एक निशान, ठीक है, निशान या जिसको हम बाद में पथरी लाइन भी कहते हैं, वो एक उसका व्यू उसमें अंदर आ जाता है। मैं आपको बताता हूँ, कहता है एनी इरेक्शन
set up या specified by revenue officer to designate the boundary of any division of land. ठीक है, किसी डिवीजन ऑफ लैंड के लिए जो आपका इरेक्शन मतलब तामीर करते हैं या कोई निशान लगाते हैं उसको बाउंड्री मार्क कहते हैं। ठीक है, वो बता देते हैं कि जी आपका जो आपका ये मतलब वो बाउंड्री मार्क कर देते हैं कि जी ये मौजे की बाउंड्री मार्क है, या ये तहसील की बाउंड्री मार्क है, या ये आपका डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री मार्क है। ठीक है, वो बाउंड्री मार्क है। कहता है एनी इरेक्शन मतलब तामीर वेदर ऑफ अर्थ मतलब मट्टी से, स्टोन कोई पत्थर वगैरह से, या किसी दूसरे मटेरियल से, एनी हैज अनप्लग्ड ब्रिज या स्ट्रिप ऑफ ग्राउंड और अदर ऑब्जेक्ट और मार्क या कोई निशान वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, या तो वो पहले से जो निशान आ रहा है या बाद में जो निशान बनाया गया है, या जो निशान पहले से आ रहा है या बाद में बनाया गया है। सेट अप एम्प्लॉयड या स्पेसिफाइड बाय रेवेन्यू ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी इन दिस बिहाफ in order to designate the boundary of any division of land. किसी डिवीजन ऑफ लैंड के लिए जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो रेवेन्यू ऑफिसर जो है जो मजाज अथॉरिटी रखता है, ठीक है, वो बाउंड्री रेवेन्यू ऑफिसर की तयन की हुई कोई मतलब इरेक्शन, कोई तामीर या कोई लाइन या कोई वो बाउंड्री जो से वो बताता है कि जी ये डिवीजन है इस आपके मुरब्बा की, ये डिवीजन है आपके इस मौजा की, ये डिवीजन है आपकी इस तहसील की। तो वो क्या है, वो उसको कहते हैं बाउंड्री मार्क, उसको बाउंड्री मार्क कहते हैं। ठीक हो गया। आगे कहता है आपका स्टेट, स्टेट से मुराद आप समझ लो कि जी मौजा। ठीक है, हर मौजे का आपने देखा है कि जी अलग रिकॉर्ड बना होता है, मौजा कह लो या चक कह लो। ठीक है, ठीक है, हर मौजे का एक अलहदा वो आपका एक समझ लो कि एरिया। ठीक है, हर मौजा या एरिया का एक अलहदा जो होती है रिकॉर्ड तैयार किया जाता है उसको स्टेट कहते हैं। एक एरिया जिसके लिए अलहदा रिकॉर्ड तैयार किया जाता है वो स्टेट है, वो स्टेट है। ठीक है, कहता है स्टेट मीन्स सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैव बीन मेड, जिसके लिए अलग रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, या विच हैज बीन सेपरेटली असेस्ड, या जिसको अलहदा असेस किया जाता है, जिसको अलहदा असेस किया जाता है बोर्ड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए, या विच द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर टू बी स्टेट, या कोई एक एरिया जिसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वैसे अलहदा डिक्लेयर कर दे कि ये अलहदा स्टेट है तो वो स्टेट में आएगी। आके होल्डिंग देखें, स्टेट स्टेट मौजा, मौजे में समझ ले के 200 एकड़ आ सकते हैं, 400 एकड़ आ सकते हैं, 500 एकड़ आ सकते हैं मौजे में, 1000 एकड़ आ सकते हैं, वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, एक मौजे के अंदर सपोज के 1000 एकड़ है, 1000 एकड़ में जो 1 एकड़ जमीन होती है उसको हम होल्डिंग का नाम देते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, वो मतलब स्टेट में जो मतलब पोर्शन ऑफ लैंड है उसको हम होल्डिंग कहते हैं। ठीक है, कहता है आई शेयर अ पोर्शन ऑफ स्टेट, पोर्शन ऑफ एन स्टेट होल्ड बाय वन लैंड ओनर जॉइंटली और बाय 2 और मोर लैंड ओनर्स। ठीक है, कि आपका स्टेट के अंदर, ठीक है, वो आपका स्टेट के अंदर जो एक पर्सन लैंड रखता है, ठीक है, जितनी पोर्शन लगता है उसको होल्डिंग कहते हैं। स्टेट 500 एकड़ की है तो उसमें से जिसके पास 1 एकड़ है वो आपकी होल्डिंग है उसकी। सर जी मैडम। सर इसमें इसका कोई उर्दू वर्ड, जैसे आपने स्टेट का बताया मौजा, इसका क्या उर्दू वर्ड है? इसका उर्दू वर्ड आप मैडम
होल्डिंग यही जमीन हम कहते हैं, रकबा, वो जमीन, रकबा, एकड़, कनाल, ये है। ठीक है सर, उर्दू वर्ड भी बता देना साथ साथ, अक्सर में वो उर्दू में होते हैं तो फिर समझ नहीं आता। उर्दू मैडम ये बता रहे हूँ कि जी देखें आप उर्दू एक होल्डिंग है 500 एकड़ की, उसमें आपका सपोज के स्टेट हम कह लें पीछे, ठीक है, स्टेट जी आपका, स्टेट सपोज के मौजा आपका है, मौजा है अमीनाबाद सपोज, ठीक है। अब उस जी अमीनाबाद में आपके 500 एकड़ हैं, उसमें आपकी ठीक एक कनाल भी हो सकती है, एक एकड़ भी हो सकता है, और एक बीघा भी हो सकता है। एक बीघा 4 कनाल का होता है। एक एकड़ होगा तो उसको एकड़ कहेंगे, 8 कनाल है तो एकड़ कहेंगे, एक कनाल है तो एक कनाल होगी, एक मुड़ला हो सकता है या एक मुरब्बा हो सकता है, तो वो उस हिसाब से आपकी होल्डिंग होगी, उस हिसाब से आप नेम लेंगे। सपोज के आपके 25 एकड़ हैं तो आप कहेंगे कि जी आपका स्टेट अमीनाबाद में आपका एक मुरब्बा है, एक मुरब्बा आपकी होल्डिंग होगी, ठीक है। अगर आपका सर 8 कनाल है तो वो आपकी एकड़ होगा। ठीक है सर, थैंक यू। जी, आगे है किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन है मेरा। जी जी, सर इसको हम वो नहीं कहेंगे, वो जो खाता बोलते हैं? खाते वाले आगे आएंगे मैडम। हेलो, जी जी सर, करें क्वेश्चन। मैं ये कह रहा था, होल्डिंग्स का मतलब होता है कि आपके नाम पे कितनी जगह है, मलकियत को कहते हैं होल्डिंग। सर ठीक है, सही कह रहे हैं आप, ठीक है। एक आपका स्टेट में जितनी जी पोर्शन आपके नाम पे है उसको होल्डिंग कहेंगे, लॉ की वर्डिंग में उसको होल्डिंग कहेंगे, ठीक है जी जी जी, जी। ये डेफिनेशन पेपर में आती है, डिफाइन होल्डिंग, लैंडलॉर्ड इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा बात सर, थैंक यू थैंक यू। ये आपकी जो है ना, वो आपने बेयर एक्ट की वर्डिंग लिखनी है, डेफिनेशन में तकरीबन आपने बेयर एक्ट की लिखनी है, बाकी अपनी तरफ से आप लिख सकते हैं। आगे जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैंड ओनर और लैंड लॉर्ड लैंड ओनर और लैंड लॉर्ड। सर ये 11 वाले नहीं पढ़ाएंगे? 11 क्या है मैडम? अजीब सा ही वर्ड है, कानून, कानून गो। सुपरवाइजिंग टेपदार। इधर है। ये जो सर वो हेड होता है पटवारियों का? हाँ, वो वही हेड होता है उनका मैडम। ये भी आपका समझने के एक, जी ये वो हाँ जी, ये वो कानून को उनसे ऊपर का होता है, पटवारियों से ऊपर जो होता है वो कानून को बन जाता है। ठीक है चलें सर। आगे, सर मेन हमने पढ़ना है, टाइम नहीं है। हमने ये मैंने आपको जो भेजा ना, वो आपका शेड्यूल, उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ना है। ये इसके 4 दिन है, तो 4 दिन में हमने कंप्लीट करना है लैंड रेवेन्यू एक्ट को। आज की क्लास सर हमारी 12 बजे तक जा सारे सकती है। सेक्शंस पढ़ेंगे फिर क्या हम? नहीं, सारे तो नहीं पढ़ेंगे ये हम, जैसे, हम एक स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे। क्वेश्चन किसी चलें का है ठीक तो है आप सर। क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है सर। सर जी मैडम। सर आपने कहा जैसे स्टेट के अंदर होल्डिंग जो होती है, जी जी, करें क्वेश्चन। मतलब आपका कोई अगर पोर्शन है स्टेट के अंदर तो वो होल्डिंग होती है। हाँ, सर ऐसे ही, आवाज आ रही है? जी जी, ऐसे ही है मैडम, करें क्वेश्चन। जी मैडम, करें क्वेश्चन, आपका मुझे समझ नहीं आया। सर आ रही है? अब आ रही है आवाज। सर मैं कह रही हूँ कि होल्डिंग को उर्दू में खाता कहते हैं ना, खाता या खतूनी समथिंग कुछ। हाँ, वो आपका खाते में ही होती है जमीन, मतलब एक आपका सेपरेट खाता होता है। खतूनी देखें मैडम, जी, आपका जो हिस्सा होता है। हाँ, खाता आपका वाइडर सेंस में आ जाता है, ठीक है। एक खाते में सपोज के 10 एकड़ हैं, 10 एकड़ आपके अदील अहमद के हो सकते हैं, 1 एकड़ अदील अहमद का हो सकता है, 1 एकड़ अली अकबर का हो सकता है, एक अक्सा मुबीन साहबा का हो सकता है। इसी तरह मतलब खाता नंबर 1, खाता नंबर 1 में 10 एकड़ हैं, 15 एकड़ हैं, जितने भी हैं,
उसकी जो फर्दर अंदर जो मालिक होते हैं उनकी फिर आगे अंदर खतूनी होती है। ठीक है, सपोज के खाता एक में 10 एकड़ है, 10 एकड़ के आपके 5 मालिक हैं, तो उन 5 मालिकों को आगे अंदर खतौनी में डिवाइड किया जाएगा कि मतलब आपका 10 एकड़ है, एकड़ नंबर खाता नंबर 1 में 10 एकड़ है, तो आगे फिर खतौनी फिर वो आपके अदील अहमद का जो एक एकड़ है उसको फिर नंबर दिया जाएगा 15 नंबर या 20 नंबर या 50 नंबर। ठीक है, ये भी मैं सर, आपको अभी सर। डिफाइन करता हूँ, ये आपको भेजता हूँ, ये आप देख लेना। सर जी जी करें क्वेश्चन सर। सर होल्डिंग को ना सिंपल वर्ड में हम कहते हैं मलकियत अराजी। मलकियत अराजी। ठीक है ठीक है ठीक है तो उर्दू में होल्डिंग को मलकियत अराजी कहें। ठीक है, बस वो आप बेयर एक्ट की देखें, आप जो बाकी हैं वो आप बेयर एक्ट देखें, बाकी उर्दू की आपने देखनी है तो देख लें। ठीक है, और आगे हम पढ़ते हैं, अभी हमने एक सेक्शन भी कंप्लीट नहीं किया। चलें जी, लुबना शीन साहब आपको क्लियर हुआ है? यस चलें ठीक है, आगे जी आपका लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड कौन होता है? लैंडलॉर्ड पर्सन अंडर सर, मुझे क्लियर है। अंडर अ टेनेंट होल्ड लैंड। ठीक है, आपका आगे दूसरा वो कहता है एंड टू होम टेनेंट इज, या बट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हु वुड लायबल टू पे रेंट फॉर दैट लैंड। ये आपका जो मुजारा होता है ना, मतलब जो आप जिसको आप लैंड देते हैं वो आपका लैंडलॉर्ड होता है। ठीक है, जिसको आप लैंड देते हैं वो बंदा खुद भी मैनेज कर सकता है और आगे मुजारे भी रख सकता है। ठीक है, सपोज के ये आपका उस्मान साहब हैं आपका लैंड ओनर, वो अपनी प्रॉपर्टी अपनी लैंड दे देते हैं अदील अहमद साहब को, तो अदील अहमद वो प्रॉपर्टी खुद भी उसको काश कर सकता है या आगे मुजारा रख दे, तो अदील अहमद क्या है? लैंड लॉर्ड है। अदील अहमद लैंड लॉर्ड है। ठीक है, आगे वो और अदील अहमद ने उसका फिर रेंट देना है उस जमीन का, किसको? लैंड ओनर को। ठीक है, आगे कहता है एंड शैल इंक्लूड अ लेजी फॉर अ पर्सन एंड प्रीडिसेसर इन इंटरेस्ट। देखें, अब मालिक जो होता है, मालिक आगे वो प्रॉपर्टी लीज पे भी दे सकता है। ठीक है, लीज आपका लीज मतलब जो मतलब लीज होता है रेंट पे किसी को कुछ चीज देना, जो देने वाला होता है लेजर होता है, जो लेने वाला होता है वो लेजी होता है। अब उस्मान साहब ने अपनी प्रॉपर्टी लीज पे दी है अदील अहमद को, अदील अहमद लेजी है। ठीक है, तो लेजी भी आपका लैंडलॉर्ड में आएगा, लेजी भी लैंडलॉर्ड में आएगा। ठीक हो गया, आगे वो इसकी नेक्स्ट लैंड ओनर को देखते हैं, तो इनका फिर मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, तो फिर आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपका जो लैंडलॉर्ड है ना, लैंड ओनर आप कह लो कि जी एक्चुअल ऑक्युपायर, ठीक है, या एक्चुअल पोजेशन ऑफ अनएलिनेटेड लैंड, मतलब जिसके पास वो मिल्कियत हो या जिसके पास वो आपका असल मालिक, जिसके पास वो जमीन अनएलिनेटेड जमीन होती है। ठीक है, लैंड ओनर इंक्लूड अ पर्सन टू होम होल्डिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड, या स्टेट या होल्डिंग हैज लेट इन फार्म अंडर दिस एक्ट, या फॉर द रिकवरी ऑफ एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू सम रिकवरेबल एंड। देखें, हम आपका एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू किससे लेते हैं? मालिक से लेते हैं। उस्मान साहब मालिक हैं, तो एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू उस्मान साहब से लेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू कौन लेती है? गवर्नमेंट लेती है। एरिया